हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग पार्टी चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आप सीखोगे फंडामेंटल एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है। देखो, स्टेप बाय स्टेप कहने से अच्छा कि मैं कैसे करता हूँ, क्या चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। शेयर करने से पहले 3 बातें मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। प्लीज़ उसको बहुत अच्छे से सुन लो एंड टेक इट इन पॉजिटिव वे। पहली बात, हमें पूछना बंद कर दो अगर आप ऐसे सोचते हो कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। अगर आप पहले ही मानते हो हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप पूछना भी बंद करो। सारे व्यूअर को मैं कह रहा हूँ, होल्ड रखूँ ना रखूँ, बुक करूँ ना बुक करूँ, क्या करूँ पोजीशन के साथ, बाय करूँ सेल करूँ, ये सारी चीज़ें क्यों पूछ रहे हो। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। इशू क्या होता है, आप जेन्युइनली पूछते हो, आपको हम पे भरोसा है, आपको पता है कि हाँ ये बंदा अच्छा सजेस्ट करता है, इसको एक्सपीरियंस है। आपने पूछा एक्स वाई स्टॉक के बारे में, मैंने सर्च किया, मैंने उस पर रिसर्च की, मैंने देखा कि आपको क्या सजेशन देना चाहिए, बेस्ट आउटकम निकाला और मेरा जितना एक्सपीरियंस जितना नॉलेज था उसके बेसिस पर मैंने आपको एक आंसर दिया कि आपको ये करना चाहिए। बाकी मर्जी आपकी। ये तो ठीक है, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड पर्सन कोई आएगा, वो जज करेगा कि भाई ये तो टिप्स एंड कॉल देता है। टिप्स एंड कॉल को शुरुआती से मेरा मना है, मैं मना ही आज तक करते आ रहा हूँ क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। सेबी रजिस्टर आने के बाद आई डोंट नो कि सेबी कैसे अलाउड करती है एक सर्टिफिकेट के बेसिस पे कि आप टिप्स एंड कॉल दे सकते हो। होगा कोई, ठीक है, कोई क्राइटेरिया होगा, ठीक है, बट मेरे हिसाब से तभी भी टिप्स एंड कॉल्स आप नहीं अलाउड होना चाहिए जब तक आप खुद के जेन्युइन मतलब एक आंसर नहीं आता कि आपको इस पर भरोसा है कि नहीं है। ये चीज़ हमेशा याद रखो। टिप्स एंड कॉल को स्टार्टिंग से मना है, अभी भी मना है। ये पॉइंट हो गया। और एक पॉइंट, इस पर जो फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूँ, अडानी का स्टॉक क्यों मैंने लिया है। मैंने बहुत लोगों से सुना इन दिनों में, 1-2 दिन में मेरे को तो कॉल आया, हेलो, मैंने बोला हाँ बोलिए। बोलता है कि सर स्टॉक अडानी के स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हो। मैंने बोला नहीं। बोलते सर जी कर लो, ऐसा ऐसा है, इसके ये स्टॉक्स ऊपर जाने वाले, अडानी का ये अच्छा हो गया है, वो अच्छा आ गया, ये न्यूज़ वो। मैंने बोला भाई आपको कैसे पता लगा। ही वॉज लाइक सर मैंने यूट्यूब से देखा। मैंने बोला ओ भाई यूट्यूब से देखा, वो तो फिर तो पक्का ऊपर जाएगा। यूट्यूब से, ठीक है, कौन से यूट्यूबर को देखा। उन्होंने मुझे एक लिंक भेजी, मैं यूट्यूबर का नाम नहीं ले रहा हूँ। यूट्यूबर की वीडियो में मैंने देखा कि ये बाय करो, ये ऊपर जाने वाला है, सब अच्छा होने वाला है, आप बाय करो, हम दोनों साथ में बाय करेंगे, बहुत अच्छा मौका है, बॉटम पे मिल रहा है। मैंने बोला ठीक है। मैंने कॉल उस बंदे को वापस लगाया। मैंने बोला भाई जो तुमने आपने वीडियो भेजा है ना, एक एक काम करो, उनको पूछो कि आपने कितने प्राइस पे बाय किया है। उन्होंने बहुत ऊपर बाय किया होगा, उनका लॉस चल रहा होगा ना, तो आपको बोल रहे कि बाय करो ताकि वो ऊपर आ जाए। ये स्कैम है दोस्तों, ये स्कैम है। अगर कोई आपको आके बता रहा है ना ये बाय करो ये सेल करो, तो वो गलत है, वो हमेशा से गलत होगा। हाँ, अगर आप, वही मैं कह रहा हूँ ना, सेबी, अगर आप सेबी रजिस्टर्ड हो फिर भी आप ये काम करो तो भी ये गलत ही है। आप तभी बाय करो जब आपका कन्वीनियंट हो, जब आप तभी बाय करो जब आपको भी लगे वो ऊपर जाए। इसीलिए मैं फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूँ। ये स्टॉक क्यों चूज़ किया फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, ये भी मैं बता रहा हूँ। इसी के साथ साथ हम ये भी चेक करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। और एक चीज़, फ्री की लर्निंग की आपको वैल्यू नहीं है। मैंने पिछला वीडियो आधे घंटे का रिकॉर्ड, टाइम बाउंडेशन, टाइम लिमिट होती है मेरे पास, स्टिल मैंने रिकॉर्ड करके डाला, ना उस पर कमेंट आए, ना लाइक आया, ना शेयर आया। ठीक है, वीडियो नहीं चल रही नहीं चल रही बात की बात है, जितने लोग देख रहे उतने भी कमेंट नहीं कर रहे, तो फिर जाने दो। तो फ्री की लर्निंग कम एक्सपेक्ट करो अभी से मुझसे। ये फ्री की लर्निंग ये तो देना मेरा फ़र्ज़ है, अगर मेरा काम ही नॉलेज बांटना है तो। ये लर्निंग नहीं है तो आप शायद लॉस करोगे बड़ा वाला, ये वाली लर्निंग आप ले लो। इसके बाद जितनी भी लर्निंग आपको चाहिए आप क्या कर सकते हो, मेरे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके परचेस कर सकते हो, और मैं डेफिनेटली वहाँ पे सिखाऊंगा, आपकी लाइफ चेंज होगी। क्योंकि वहाँ सपने नहीं बिकते, वहाँ पे नॉलेज बिकता है। तो चलिए पहले फंडामेंटल एनालिसिस को सीख लेते हैं, फिर हम बाद में बात करते हैं। इस बारे में और भी बात करनी है। फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, एक काम करें अच्छे से लिखता है। मैं सोचा कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस, स्टॉक स्टॉक का एक चार्ट होता है। स्टॉक और फंड क्या होती है, कंपनी, कंपनी का एक स्टॉक होता है। तो दोस्तों जब आप स्टॉक के आगे वाली स्टेज पे जब आप चार्ट का एनालिसिस करते हो, उसको हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और जो हम कंपनी का एनालिसिस करते हैं उसे हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। बस इतना ही डिफरेंस है। आई डोंट नो कि आपको इतने इजी लैंग्वेज में किसने बताया होगा, बट आपको फंडामेंटल एनालिसिस इसी को कहते हैं जब आप कंपनी के बारे में रिसर्च करते हो, कंपनी के बारे में पढ़ते हो। अब डिटेल में देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में मैं आपको क्या क्या सिखाने वाला हूँ। पहला, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पढ़ना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंस शीट को सिर्फ एक नज़र,
एक नज़र घुमाते ही आपको आइडिया लगना चाहिए कि कंपनी की बैलेंस शीट सही चल रही है नहीं चल रही है। दूसरा रेशोज, दोनों एक ही चीज़ है, बैलेंस शीट पढ़ लोगे तो रेशोज आ जाएंगे, रेशोज पढ़ लोगे तो बैलेंस शीट का अंदाज़ा लग जाएगा। तीसरा करंट सिचुएशन, चौथा करंट सिचुएशन देखी, ये देखा फ्यूचर प्रोजेक्ट, फ्यूचर प्रोजेक्ट जो लिखवा रहा हूँ वो लिखो, क्योंकि चारों टाइम एक साथ करना है, ऐसा नहीं पहले फ्यूचर प्रोजेक्ट देख लिया। इसका भी एग्जांपल देता हूँ, मुझे कॉल आया था ना, इसका भी एग्जांपल है मेरे पास, सुनो। कॉल आया, मैं स्टॉक का नाम नहीं लूँगा और वो एजेंसी का भी नहीं जिन्होंने कॉल किया था, बट आप लिटरली 70 से 80% लोग उन एजेंसी को जानते हो। आप लोग अगर ट्रेडिंग कर रहे हो आपको भी कॉल आया होगा। हेलो, मैंने बोला यस बोलिए। सर आपने स्टॉक के बारे में सुना? मैंने बोला हाँ। आपने उसके फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में? मैंने बोला हाँ सुना है मैंने। तो फिर आप क्या कर रहे हो? ये आपकी एक अपॉर्चुनिटी है, इनका ये फ्यूचर प्रोजेक्ट बहुत ऊपर जाने वाला है, क्योंकि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें ये है वो है। उन्होंने 2-3 चीज़ें मेरे को बताई। मैंने बोला ठीक है फिर, अरे स्टॉक तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर अगर मुझे नॉलेज नहीं होता, मैं क्या बोलता, सही में ऐसा हो रहा है क्या, कितना जाने की पॉसिबिलिटी है? बंदा सर 300% आपको मिल सकता है, आप 100 रुपये लगाओगे वो आपके 9,000 3,000 बन जाएंगे। मैंने बोला भाई साहब ठीक है, मेरा इतना इतना पैसा लगा लो, अगर मुझे नॉलेज नहीं होता। अब मुझे नॉलेज है। मैंने बोला सर ठीक है, आप फ्यूचर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो, मुझे कंपनी के अभी करंट सिचुएशन की बात बताओ। वो बोलते हैं सर वो हमारे पॉलिसी के खिलाफ है, हम किसी कंपनी को जज नहीं कर रहे, हम किसी कंपनी का। मैं बोला दोस्त फिर आपने कॉल किस बेसिस पे किया है? अगर आप सेबी रजिस्टर्ड हो तो आप बताओ मुझे पूरा। पहली बात तो सेबी रजिस्टर्ड कोई होगा तो ऐसा कॉल नहीं करेगा, ठीक है। फिर फ़ोन कट गया। जिस कंपनी की अभी की हालत, अभी की कैपेसिटी सर्वाइव करने की नहीं है, उसके फ्यूचर प्रोजेक्ट देख के क्या करोगे? तो पहले बैलेंस शीट देखो, रेशोज देखो, करंट सिचुएशन देखो, तब फ्यूचर प्रोजेक्ट देखना। क्योंकि यूट्यूबर भी, अरे इसका फ्यूचर आप पता है भाई, ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है। अरे दोस्त फ्यूचर होगा, अभी सरवाइव करे, फ्यूचर से पहले ही मर रहा है, कंपनी बंद हो रही है, क्या करेंगे? समझे? तो चलिए बैलेंस शीट में मैं आपको कुछ 2-3 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिससे आपको पता लगेगा बैलेंस शीट में क्या ज़रूरी है। बस रेशोज में कौन से रेशोज ज़रूरी है, बस करंट सिचुएशन में क्या क्या देखना चाहिए और फ्यूचर प्रोजेक्ट में क्या क्या देखना चाहिए। तो आते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये है कंपनी की बैलेंस शीट जो मैंने मनी कंट्रोल वेबसाइट से डाउनलोड किया। आप भी जाकर बाकी कंपनीज के भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको चाहिए वो लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी किसी और भी वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है आप वहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्या देखूंगा, मेरी लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ का मतलब नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ, एसेट। बस 2 चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। लाइबिलिटीज़ मतलब मेरा खर्चा, मेरा नुकसान, मेरा लोन का इंटरेस्ट, मेरा लोन का पैसा, ये लाइबिलिटीज़ है। चाहिए तो लिख लो, खर्चा, नुकसान, इंटरेस्ट, लोन का पैसा। एसेट मतलब मेरा इनकम, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम भी हो सकता है कंपनी का, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कंपनी ऐसे भी कमा रही है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी आ रहा है, वो कंपनी के एसेट्स, कंपनी की चीज़ें। कंपनी की बिल्डिंग है तो कंपनी की ना, बिल्डिंग का मालिक कौन है कंपनी, तो कंपनी के वो एसेट हो गए। ऐसे लाइबिलिटीज़ और एसेट होते हैं। हमको एसेट में 3 पॉइंट चेक करने, लाइबिलिटीज़ में 3 पॉइंट चेक करने, बस इतने में ही आपकी बैलेंस शीट कितनी बड़ी है। देखो इतनी बड़ी है ना, मत पढ़ो, मैं बताता हूँ। लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है लोन का पैसा, पैसा, खर्चा, नुकसान। तो लाइबिलिटीज़ में ये चेक करो, खुद का पैसा कितना है, लोन का पैसा कितना है, शेयर मार्केट से कितना उठाया। खुद का पैसा मतलब वो कंपनी का फिर भी खुद का नहीं होता, बट कंपनी के हाथ में है, उसे कहते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस ये रहा, कितना है, वो है 33-23 करोड़, यानी लगभग 3,323 करोड़ रुपए हाथ में अभी पड़ा हुआ है। शेयर होल्डर फंड यानी शेयर मार्केट से उठाया हुआ पैसा है 4,907 करोड़ रुपए। लोन का पैसा कितना उठाया है, देखो लोन लोन लोन, ये है आपका 17,224 करोड़। कितना, 17,224 करोड़। हमको इन वैल्यू से मतलब है, ठीक है। इसके साथ ये भी होता है इक्विटी शेयर कैपिटल में टोटल शेयर कैपिटल जो है, इसको भी आप कर सकते हो, बट वो थोड़ा फ्री पैसा होता है, उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है, इसलिए हम उसको नहीं गिन रहे।
यहाँ पे आते हैं। अब इतना पैसा मैं माइनस में लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। माइनस में क्यों लिख रहा हूँ मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये क्या है, नुकसान या एक लोन तरीके का मुझ पर बना हुआ है। अब बात करते हैं, पहले देखते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ज़्यादा नहीं है, छोड़ो। अब हम देखते हैं कि कितना पैसा बन सकता है। कंपनी का नॉन करंट एसेट है, सॉरी हाँ एसेट है 24,720 रुपये, 20 नहीं सॉरी रुपए नहीं करोड़, 24,720 करोड़। अब कंपनी का टोटल एसेट देखोगे तो वो है 28,664 करोड़। टोटल से तो मतलब नहीं होगा, टोटल हमेशा टैली करेगा, तो टोटल हटा देते हैं। हमने क्या देखा, इसका नॉन करंट कितना है, लगभग 24,000, इसका कितना था 17,000, यानी 5,000 करोड़ कंपनी के पास है। कि भाई अगर कंपनी ने सोचा कि कंपनी ने 17,000 करोड़ अभी के अभी उनको जितना भी उन पे लोन लिया है, जितना बोरोड फंड है उतना लौटाना है, वो लौटा सकते हैं, 5,000 करोड़ रुपए उसके पास बचेंगे, एक चीज। बट इसी के साथ साथ इसके पास और एसेट होंगे, वो होंगे इसके, यहां पे आते हैं करंट एसेट, वो है 3,944, बस 3,944 से ये नंबर, ये टोटल 7,000 हो जाएगा। 7,000 से 3,000 का नंबर छोटा है, बहुत छोटा है, गलत बात है कंपनी के लिए। कंपनी के बाद छोटा लोन जो है, छोटा लोन का मतलब अमाउंट से नहीं होता, छोटा लोन मतलब टाइम पीरियड कम। एक लोन होता है जो 1 साल में पे करेगा, एक लोन होता है जो 1 महीने में पे करेगा। तो छोटे लोन की चुकाने की हालत कंपनी की नहीं है, बड़े लोन की है, बट उतनी खास नहीं है, क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए बच रहे तो धंधा करेगा कि पैसा बनाएगा, इंटरेस्ट पे करेगा, क्योंकि ये तो वैल्यूज है ना, इसमें इंटरेस्ट ऐड नहीं किया गया है, दिख रहा है कितना है, क्या है, कैसे करें ये चीज़। तो इसका मतलब पूरे जो आपकी बैलेंस शीट है उसमें आपको 4 चीज़ें ज़रूर चेक करनी है, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर होल्डर का फंड, बोरोड फंड यानी टोटल उसकी लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। बस मीनिंग भी मैंने समझा दिया है, करना कुछ नहीं है। अब इसमें कैलकुलेशन भी मत करो, बस देख के रखो, इसका इतना अच्छा, इसका इतना, इसका रेशोस आपको वो भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए रेशो की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या होता है रेशोस में बता देता हूँ, उससे आपको बैलेंस शीट और ज़्यादा अच्छी क्लियर होगी। आपको ये भी समझेगा कि किया क्यों जा रहा है। काफ़ी लोग वीडियो देख रहे हैं, पता ही नहीं कि ये कर क्यों रहे। यहाँ पे आ जाओ, ये है इसके, देखो कंपनी के पास लाइबिलिटीज ज़्यादा है और एसेट कम है, यानी कि आपके बिजनेस में नुकसान ज़्यादा है, इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर रहे हो, लॉस ज़्यादा हो रहा है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, बट कमाई कम है, तो क्या बिजनेस चलेगा? नो, बिजनेस नहीं चलेगा। हमेशा आपका जो है एसेट लाइबिलिटीज में से एसेट हमेशा ज़्यादा होने चाहिए, जो इसमें नहीं दिखे मुझे। तो इसका मतलब क्या होता है, यहां पर एक रेशो होगा जिसको हम कहते हैं करंट रेशो। क्या होता है ये करंट रेशो? करंट रेशो कितना है? 0.50, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। करंट रेशो 1 या 1 से ज़्यादा, आपका क्विक रेशो भी 1 या 1 से ज़्यादा ही चाहिए। यानी कि अगर आप पे 10 रुपये का लोन है, जेब में या आपके पास में 10 रुपये चाहिए, नहीं है तो आपका बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है, ये रिस्क बना रहेगा। गलत बात है, कंपनी लॉस जाएगी ये डिफाइन नहीं करता, पर रिस्क बड़ा बना है। तो मेरे लिए करंट एसेट के हिसाब से, करंट रेशो के हिसाब से ठीक नहीं है, सो इसको मैं दूंगा -1। बाकी इसका देखते हैं डेट इक्विटी रेशो। सिमिलरली डेट इक्विटी रेशो भी कुछ खास नहीं है। डेट इक्विटी रेशो 1 या 1 से कम चाहिए। वैल्यूज में मेंशन कर रहा हूँ, लिख लो, स्टैंडर्ड वैल्यू है, हर बिजनेस में थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है, सेम नहीं है, बट डेट इक्विटी रेशो 1 या 1 से कम चाहिए। यह आपका डेप्ट है, यह आपकी इक्विटी है। अगर आपका डेप्ट ज़्यादा है तो वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा है तो नुकसान है, 1 से कम है तो अच्छा है, बट ये 1 से बहुत ज़्यादा है, इट इज़ 2.81 विच इज़ मच मोर देन टाइम्स है, ठीक है, यहाँ पे आप टाइम्स लिखा होगा तो 2.81, तो 2.81 भी है, ज़्यादा है, -1 अगेन कितना किया हमने? -1। यानी ना उसकी करंट सिचुएशन अच्छी है, ना उसकी लॉन्ग टर्म सिचुएशन अच्छी है। इसके बाद होता है पीई रेशो, पीबी रेशो। दोनों में से पीई पे भी ध्यान दोगे तब भी चलेगा,
प्रॉफिट अर्निंग कितना हो रहा है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आप देखो पहले नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर शेयर, फेस वैल्यू से पर शेयर की वैल्यू ज्यादा है। पैसा कमा के दे रही है मार्केट बेस पे, याद रखो मार्केट बेस पे आपका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0.90 माइनस में, बिल्कुल अच्छा नहीं है। यानी कि इसकी प्रॉफिट अर्निंग रेशो, इसका पीई रेशो ज्यादा तो है, पीई रेशो अच्छा है, बट मार्केट फेस वैल्यू से कंपेयर किए तो, यानी कि कंपनी की सिचुएशन खराब है, शेयर्स में शेयर मार्केट की सिचुएशन अच्छी है। सिंपल सी बात है, फेस वैल्यू से ज्यादा आपको अगर नेट नॉट ऑपरेटिंग इनकम आ रहा है विच इज गुड, बट यहां पर आपका खराब हो रहा है काम, समझ लो। इसके बाद आते हैं 3 रेशो मैंने बताए, कैश अर्निंग रिटेंशन रेशो एंड अर्निंग रिटेंशन रेशो। समझो अर्निंग रिटेंशन रेशो का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, कंपनी कितना पैसा ग्रोथ में लगा रही है, कितना लगा रही है कैश अर्निंग, कैश कितना रिटर्न लगा पा रही है, बिल्कुल नहीं। पहले भी पूरा लगाया था, पहले पूरा लगाया है आपका अर्निंग रेशो, इसके बाद कैश अर्निंग। अगर अर्निंग रेशो कंपनी किसी अपने कंपनी में लगाती है तो डिविडेंड नहीं देती, इसका मतलब चेक करो इसने डिविडेंड कितना दिया है, 1 रुपया नहीं दिया होगा। डिविडेंड यहीं पे लिखा हुआ है, ये क्या डिविडेंड पे आउट, नो 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 नो, कोई डिविडेंड नहीं दे रही कंपनी, अपना ही पैसा अपने आप में लगा रही है। कैसे लगा रही है, कंपनी पैसा कमा भी नहीं रही है उतना। मेरे हिसाब से बेसिस ऑफ बैलेंस शीट, बेसिस ऑफ रेशो, कंपनी सेमी स्ट्रांग है। मैं इसको ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं इसमें इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता, आई कैन इन्वेस्ट इन दैट, क्योंकि वर्स्ट कंडीशन में नहीं है उतना, ठीक है। ऊपर से नामचीन कंपनी है, बैकग्राउंड ठीक है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की, बात कर ली, अभी हमने रेशियोज की बात कर ली, तो बैलेंस शीट और रेशियोज देख के मैं इसको सेमी की बात करूंगा, सेमी स्ट्रांग, बट इतना भी नहीं, मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा। मैं सामने से कह रहा हूं ये बैलेंस शीट देख के मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, नहीं करना है मुझे, क्योंकि मेरे लिए अभी भी इन्वेस्टेबल बैलेंस शीट नहीं है। अब इसके बाद चेक करेंगे हम इसके फ्यूचर प्रोजेक्ट, करंट सिचुएशन, करंट सिचुएशन एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट में देख चुका, मैं आपको बताता हूं क्या है करंट सिचुएशन। इसकी है, पहला इसकी इमेज की बात करोगे जिसे हम गुडविल कहते हैं, वो डायरेक्टली डिपेंड हो चुकी है अडानी के नाम पर। सो ये इन्फ्लुएंस हो सकती है बेसिस ऑफ वन न्यूज, एक न्यूज से। इस चीज को नोटिस करो, ये इसकी करंट सिचुएशन है। अडानी के ऊपर कुछ भी गलत आया, सारे स्टॉक्स पिटेंगे, सारे स्टॉक्स नीचे आएंगे, एक। दूसरा पॉलिटिकल सपोर्ट, आपका मानना हो मेरा ना हो, मानना हो, मुझे इससे लेना देना नहीं। मैं एक बताता हूँ, पॉलिटिकल सपोर्ट, बीजेपी सपोर्ट्स अडानी के ग्रुप्स पे, अडानी के कंपनीज पे ज़्यादा है। तो अगर 2024 इलेक्शन वाला बीजेपी कवर अप नहीं कर पाते, बीजेपी अपने सीट्स नहीं ला पाती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि पॉलिटिकल सपोर्ट्स ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, खासकर इंडियन मार्केट में अगर आपको ग्रो करना है तो पॉलिटिकल सपोर्ट्स अभी तो है, अच्छी बात है, 1 साल बता देगा क्या होने वाला है। तो अगेन न्यूज़ में आ जाएगा, हमको ट्रैक करना है करंट सिचुएशन में, वो पॉइंट डालो जो आप ट्रैक करते रहोगे। पहला गुडविल, भाई कंपनी सही चल, कंपनी नहीं अडानी सही चल रहा है ना, अडानी सही चल रहा है, अडानी का कुछ फ्रॉड तो नहीं है, अडानी का कुछ ये नहीं है, अडानी अच्छा कर रहा है, ये चीज़ें ट्रैक करनी है। पॉलिटिकल, आपको गवर्नमेंट को तो हर स्टॉक्स में आपको उसको ट्रैक करना पड़ेगा, आपको इकोनॉमिक को ट्रैक करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट देखो, अगर लोन अडानी का कम नहीं होता तो दिक्कत है, ये आपको उतना आपको करंट सिचुएशन में डालने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ आपको ट्रैक करता रहना पड़ेगा कि अभी ओवरऑल लोन कितना चल रहा है हर कंपनीज़ में, हर बेसिस पे किस कंपनी को कितना वेटेज से देखा जा रहा है, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। किस कंपनी को किस वेटेज से, मतलब दोनों सबको मिक्स नहीं करना है, ये बात करनी है कि हाँ किस कंपनी में से लोन पहले मिटाया जा रहा है, इसकी बारी आएगी तो इसमें ज़्यादा अच्छा होगा। अब फ्यूचर प्रोजेक्ट की बात करोगे
फ्यूचर प्रोजेक्ट में इसको उतने प्रोजेक्ट अभी तक मिले नहीं है जितने मिलने चाहिए थे, ड्यू टू जो भी एलिगेशंस लगे, सो भी सारा चल रहा था। मेरे हिसाब से मिल जाएंगे। गवर्नमेंट का सपोर्ट है, कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट मिलेंगे, कुछ वर्क अच्छे हैं। सबसे बड़ा इसका वर्क है कि ये सस्टेनेबल, यानी कि ये इन्वायरमेंट सस्टेनेबल पे काम करती है, ग्रीन एनर्जी पे काम करती है, लाइक सोलर एनर्जी होते हैं वो सारे। तो ये फ्यूचर प्रोजेक्ट है, यानी कि ये फ्यूचर है, इसको वैल्यू आ सकती है। ये एक इसका प्लस पॉइंट है। +1 था पहले, -1 था। बट अभी जो ये बात है ना, इस मार्केट में टाटा भी है, अंबानी भी आएंगे, ऑफकोर्स आएंगे, क्या है इसके बाद इसमें और भी कंपनीज हैं। क्या ये ओवरकम कर जाएगी उसको? तो आपको इस वैल्यू के लिए, इस क्वेश्चन के लिए आपको उनको भी चेक करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर को, कि कॉम्पिटिटर फ्यूचर प्रोजेक्ट ज़्यादा एक्वायर कर रहा है या ये कंपनी कर रही है। मेरे हिसाब से अभी तक उतना रोल नहीं है, बट हाँ 50-50 सारे कंपनीज का भी मान के चलो, उस हिसाब से यहाँ पर मैं +1 लिख दे रहा हूँ। तो आप देखोगे ये इसका आउटकम आता है इतने चीज़ें देखने के बाद। इसके बाद कितने पे खरीदना है, कितने पे बेचना है, क्या बाय करना है, सेल करना है, यहाँ से निकालो। कितने पे बाय करना है, कितने पे सेल करना है, होल्ड करना है, नहीं करना है, वो आप चार्ट से निकालना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो दैट्स इट। ये मैंने बताया आपको कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें मैं देखता हूँ। डिटेल में बनाने जाऊँगा, लिटरली 10 वीडियो बनेगी, इससे ज़्यादा डिटेल में मैं पढ़ता हूँ, बट मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि आपको उतनी बातें नहीं समझ में आएगी। मैंने बेसिक समझाया कि लोन कितना होता है, किस प्रकार का लोन होता है, कैसे वो चुका सकता है, रिजर्व एंड सरप्लस कितना रखना चाहिए, रेशोज़ क्या होते हैं, रेशोज़ के स्टैंडर्ड वैल्यू बताई। अगर ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच गई ना, तो जो यूट्यूबर बता रहे कि अडानी की ये स्टॉक बाय करो, वो स्टॉक बाय करो, उनको रियलिटी पता लग जाएगी कि भाई स्टॉक्स की हालत ये है मार्केट के कंपेयर में। मार्केट का वैल्यू, शेयर प्राइस देखोगे, जाके चार्ट देखोगे तो यही लगेगा 10 साल 5 साल पे चार्ट काम नहीं करता, कुछ भी बदल जाता है। याद रखो, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट फंडामेंटल एनालिसिस ही होता है। यू हैव टू लीक इट, कि क्या मानना पड़ेगा आपको। चार्ट बदल जाएगा, डाटा बदल जाएगा। अडानी का तो कहाँ से नहीं लग रहा था बेरिश, पूरा डाउन आ गया। यही चीज़ होती है, चीज़ को समझो। एंड और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, सारे कोर्सेस हैं, 2 लाइव मीटिंग पे है, एक रिकॉर्डेड वीडियो है। रिकॉर्डेड चाहिए तो ये ले लो, रिकॉर्डेड चाहिए, ये अगर आपको सीखना है तो ये ले लो। ये VIP ग्रुप का है जो अभी बंद है, जिस पे आपको एंट्री नहीं है, वो सिर्फ कोर्स वालों के लिए होता है जो लर्निंग पर्पस है। तो ये चीज़ें देखो, यहाँ पे जाओगे तब भी आपको पता लगेगा, अबाउट कोर्सेस में जाके देखोगे तभी भी आपको पता लगेगा। तो जाओ देखो, बाय करो। एंड एक चीज़ कहूँगा कि फॉलो सब्सक्राइब आप तब करो जब आप मुझे लर्निंग पर्पस में देखते हो, टिप्स एंड कॉल उम्मीद लेके बैठे हो तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर देना। चलिए, थैंक यू।